मित्रों नमस्कार। आइए आज ये अपनी प्रैक्टिस सेट का छठा प्रैक्टिस सेट है, प्रारंभ करते हैं और अपनी तैयारी को आगे जांचते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? तो इस प्रश्न का उत्तर अपना कौन सा होगा? ए नंबर होगा, यानी कि आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन जो था वो प्रबल समर्थन करता था कि भारत एकीकृत रहे। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश के पक्ष में निर्णय किया क्यों किया था? वह 1919 के अधिनियम की कमजोरियों को पर्दाफाश करना चाहती थी, इसलिए उस स्वराज पार्टी ने काउंसिल प्रवेश का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर तीन है, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में 1920 में जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 का जो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता का, उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, सी। ठीक है। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन भारत में वामपंथी आंदोलन से संबद्ध नहीं था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो वामपंथी संबंध नहीं रखता था? तो इसमें कौन सा है हमारा? राम मनोहर लोहिया, यानी कि ये सी नंबर प्रश्न सही होगा। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। वामपंथी आंदोलन से संबंध व्यक्तियों में पीसी जोशी, मानवेंद्र नाथ राय, मुजफ्फर अहमद, एएस डांगे थे, है ना। सिंगारवेल चेट्टियार ये भी थे जो वामपंथ से जुड़े हुए थे, लेकिन इन नेताओं में से राम मनोहर लोहिया वामपंथ से नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट नंबर, पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक कौन था? तो पेशावर कांड के नायक यानी नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, मुकुंदी लाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चंद्र सिंह गढ़वाली? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो डी सही होगा। चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उन्होंने पेशावर कांड का नेतृत्व किया था। पेशावर कांड था क्या? वर्ष 1930 में गढ़वाल राइफल्स को पेशावर भेजा गया था, जहां पर नमक सत्याग्रह चल रहा था, और 23 अप्रैल 1930 को चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने कप्तान के आदेश को न माना और उन पर गोली चला दी। आदेश क्या था? आदेश ये था कि इन सत्याग्रहियों पर जो है निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस वजह से चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा हम इन निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोली नहीं चलाएंगे। तो इसलिए पेशावर कांड का नायक हमारा चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सातवां है, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, यह किसने कहा था? 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा गंभीर विद्रोह था, ये वाक्य लाल लिथगो का है। लाल लिथगो का गवर्नर जनरल जो थे इनका है। ये इस प्रकार से ये सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इस समय उग्रता की स्थिति थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन था? यानी कौन व्यक्ति चाहता था कि सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए? तो ये व्यक्ति इनमें से कौन से थे? जिन्ना थे, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान या मोहम्मद इकबाल थे? तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक छात्र थे, स्नातक छात्र थे, चौधरी रहमत अली, है ना। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान निर्माण की संकल्पना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले गवर्नर चुने गए थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? सी नंबर होगा ये। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा ये। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनमें से बताना है कि इसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसी ने भी नहीं। नंबर 1 गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजिनी नायडू ने।
तो आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही 8 अगस्त को शुरू होना तो 9 अगस्त को उन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सब नेता भी गिरफ्तार थे, गांधी जी भी गिरफ्तार थे, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू सब गिरफ्तार थे। तो इनमें से जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा ना। और फिर इसका नेतृत्व किसने किया था ना, तो बात प्रश्न है कि इसका नेतृत्व किया किसने जब सब गिरफ्तार हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगा दी गई थी? असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगा दी गई? असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगा दी गई? तो असहयोग आंदोलन जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था ना। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर में। उसी की दुखद घटना को देखते हुए 5 फरवरी 1922 को जो है ना गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया। तो इस प्रकार से तो हमारा उत्तर ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, इन घटनाओं को क्या करना है? कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कौन सी क्या पहले हुई थी ना, घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये इन घटनाओं को सही कालक्रम क्या है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था कि 32 में कि 30 में ना। दांडी मार्च कब हुआ था है ना। और गांधी समझौता नागरिक सभा आंदोलन कब हुआ था? तो नागरिक सभा आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। दांडी मार्च भी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था ना। तो और गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये 1931 है ना। ये दांडी मार्च 30 में हुआ था और गांधी समझौता भी 31 में हुआ था। असहयोग 1920 में हुआ था ना। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा इसका कौन सही हो जाएगा? सी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी नंबर सही होगा। प्रश्न नेक्स्ट है प्रश्न, राउलेट एक्ट क्या था? आप लोग बताना है कि राउलेट एक्ट क्या था है ना। ये राउलेट एक्ट क्या था? तो सरकार विचारण के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार था। सरकार की द्विपद्धति का सूत्रपात था। वायसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार था या बंगाल विभाजन था? तो राउलेट एक्ट के संबंध में क्या है आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विचारण के बिना, यानी किसी भी दलील अपील के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देने का यही क्या था, इस राउलेट एक्ट का उद्देश्य था, यानी यही नियम था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? तो ये प्रश्न तो आसान है, ये सब पता है कि ये बी नंबर हुआ है, अमृतसर में हुआ था ना। चलिए 13 अप्रैल 1919 को घटी थी घटना। घटना घटने का कारण क्या था कि 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर जाकर 13 अप्रैल 1919 को विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग में क्या होते, एक सभा हो रही थी निहत्थे होकर। लेकिन तभी जनरल डायर ने आकर के हंसराज भारती की सहायता से आकर के वहाँ पर अटैक कर देता है और इस प्रकार से वहाँ गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर उपस्थित जनमानस में हजारों लोग मारे जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, सन 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से थे? यानी कौन कौन से लोगों ने 1916 के पक्ष में भाग लिया था ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है गांधी जी और अंग्रेज, कांग्रेस और लीग, अंग्रेज और लीग, और इन कौन कौन से लोग शामिल हुए थे? तो कांग्रेस और लीग ये 1916 में हुआ था। अंबिका चरण अध्यक्ष थे इसके। यानी बेसेंट और तिलक की सहायता से क्या हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था, उसके साथ समझौता किया गया था। यानी तिलक और कौन, बेसेंट, इन्हीं के प्रयास से ये संभव हो सका था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न चित्तरंजन दास थे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू भी थे इसी में,
क्योंकि यही दोनों नेता थे जो परिवर्तनवादी थे। इन्होंने ही 1923 में स्थापना की थी ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, यानी कौन सी घटना पहले हुई इस क्रम में लगाना है इसका, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, मूडी माइन समिति जो है, जो ये है कमेटी 1924 में हुई थी। सामान्य कमीशन 1928 में आया था। जलियांवाला जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और स्वराज पार्टी 1923 को हुई थी। तो इस प्रकार अगर हम इसको क्रम में लगाएंगे तो इसमें जो है इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। मूडी मैन 1924, 12 1928 यानी 1928। जलियांवाला आप जानते हैं 1919, है ना, 1919 ये है, और स्वराज पार्टी 1923। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये मिला लेना है अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये प्रश्न अगला, है ना। तो डॉक्टर अंसारी थे या मौलाना आज़ाद थे या जिन्ना जाफ थे या बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 15 का, ये डॉक्टर अंसारी थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में जो सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष ये डॉक्टर अहमद अंसारी साहब थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 1919 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो ये जो नेतृत्व था अंबारी का सत्याग्रह, उसका नेतृत्व राहुल शंकरत्यायन ने किया था। राहुल शंकरत्यायन एक प्रसिद्ध उसमें हिंदी में अपने लेखक भी हैं, है ना, वो भी संबंधित थे स्वतंत्रता संग्राम से। तो 1939 में जो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व हुआ था वो शंकरत्यायन के द्वारा किया गया था। हालांकि बाद में इनको सत्याग्रह के दौरान ही शंकरत्यायन को झूठे मामले में फंसाकर 6 महीने की इन्हें जेल की सजा भी दी गई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आता है। ये तो आसान सा प्रश्न है ना। तो ये 1928 में भारत आता है। हालांकि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, है ना, जिसका गठन 1927 में हुआ था। इसमें लॉर्ड इरविन के कहने पर इस कमीशन में किसी को भी शामिल नहीं किया गया था। तो इसका उत्तर जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था। तो बताना है कि इसमें किस व्यक्ति को अहमदनगर किले में नहीं रखा गया, तो बाकी को रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पंत। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं कि आप, ये पटना के बांकीपुर जेल में, वहीं पर इनको नज़रबंद कर दिया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था। कौन सा ऐसा नेता था या कौन सा ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था जो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं था। प्रश्न ये है हमारा, है ना। तो इस प्रश्न का जो पीछा है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लिखे हुए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सूरसेन शाही और अशफाक उल्ला खां। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि सूरसेन शाही जो थे ये नहीं संबंधित थे, बाकी सभी लोग इसमें से संबंधित थे। तो सूरसेन शाही नहीं संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि सूरसेन शाही। ये नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांसीसी क्रांति से कम नहीं था। रूस की क्रांति जानते हैं 1917 में हुई या फ्रांस की 1789 में हुई। तो किसी विद्वान ने कहा कि ये किसी जो आंदोलन था ये किसी क्रांति से कम नहीं था। तो किस व्यक्ति ने कहा है, तो ये लोहिया साहब ने कहा, नारायण साहब ने कहा, या एम एन राय या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा,
प्रश्न नंबर 21 का बी, यानी जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है फ्रांस और रूस की क्रांति से किसी मायने में कम नहीं था, क्योंकि इसका भी लक्ष्य क्या था, ब्रितानी अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था, और रूसी और फ्रांसीसी क्रांतियों का भी वही लक्ष्य था कि अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये आसान प्रश्न है, इसका प्रश्न उत्तर हमारा वल्लभ भाई पटेल है ना। ये सी नंबर प्रश्न होगा, उत्तर होगा इसका। 23 मार्च, नेक्स्ट प्रश्न है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन 2 अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी उनका नाम क्या था? राजगुरु और सहदेव, आज़ाद सुखदेव, सुखदेव राजगुरु और आज़ाद तथा देव थे। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो राजगुरु और सुखदेव थे। ये 2 व्यक्ति थे, ये 2 नेता थे, क्रांतिकारी थे, जिन्हें भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। और जो तीनों लाहौर षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। संबंधित क्या थे? लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कौन सा ऐसा पहला विद्वान? तो बेंजामिन डिज़रायली थे। ये 1857 के विद्रोह को क्या माना है? राष्ट्रीय विद्रोह माना है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता थे और लेखक भी एक अच्छे थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा ये डी हो जाएगा, यानी कि बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जानते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा, यानी बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ये बी नंबर ही होगा। बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था, जो 1904 में अभिनव भारत के नाम से बी.डी. सावरकर ने स्थापित किया, है ना। और अरविंद घोष ने योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक बिपिन चंद्र पाल राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? कौन सा ऐसा व्यक्ति था इनमें से जो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले भी हैं, दादा नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बाजी और शंकर नायर। तो बताना इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर हम देखें तो ये बी नंबर सही होगा हमारा। ये नौरोजी साहब जो थे 1886, है ना, 1893 और 1906, इन 3 सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। ये बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मद्रास, है ना। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 थे। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था ना। और नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है 1916, ये तो ए और बी दोनों, ए और सी दोनों होना चाहिए, है ना। यानी अभी हमने बताया था ऊपर प्रश्न में कि तिलक और बिष्ण जी ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य क्या करवाया था? समझौता करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी दोनों, ए प्लस सी दोनों ये हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वो कौन था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था, है ना। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा सरदार भगत सिंह, ये नहीं जुड़ा हुआ थे, ये सी नंबर।
सोहन सिंह भागना, लाला हजपत और भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ये भीकाजी कामा को ना। और जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को इनको क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी सोहन भगत सिंह को। तो ये हमारे जो भगत सिंह जो साहब थे ये नहीं जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है ना। विकल्प कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1937 में संयुक्त प्रांत में बराबर सीटें जीती। और दूसरा कथन है, मुस्लिम लीग 1937 में कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त प्रांत में साझा सरकार बनाना चाहती थी। तीसरा है, कांग्रेस के द्वारा जब प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया तो मुस्लिम लीग को लगा कि भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों को राजनीतिक सत्ता पाना कठिन होगा। तो ये 3 कारण दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा हमारा, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। कौन सा? बी नंबर, ठीक है। अब बी नंबर में लिखा क्या है, कथन 1 सही नहीं है तथा कथन 2 तथा 3 सही है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने 1937 में संयुक्त प्रांत में बराबर सीटें पाई। नहीं, मुस्लिम लीग को बहुत कम मिली थी और कांग्रेस को अधिक सीटें मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है ये नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिससे परिणाम स्वरूप जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये 13 मार्च 1919 को जो पारित हुआ था, ये कौन सा? राउलेट एक्ट, यही था ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है, इसका हत्याकांड हुआ, इस प्रश्न से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ हमारा ये 13 का सी नंबर, ये सी नंबर होगा ना, 31 का सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर क्या था? गदर, ये प्रश्न पूछा जाता है और तो बताना है कि गदर क्या था। ब्रुसेल्स में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन था, या सिंगापुर में स्थापित क्रांतिकारी आंदोलन था, या भारतीयों को एक क्रांतिकारी संगठन जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, या लंदन में स्थापित एक उग्रवादी संगठन था। तो जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1 नवंबर 1913 को स्थापित किए थे, है ना, ये फ्रांसिस्को, अमेरिका के फ्रांसिस्को नगर में। और सोहन सिंह भागना भी भारत से बाहर से संचालित उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सोहन सिंह भागना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल जी क्या थे? महामंत्री थे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आसान सा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ भारतीय ना है कि ना कि विदेशी, कुल मिलाकर पहली कौन थी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? एनी बेसेंट जी थी, जो 1900 कब बनाई गई थी, अध्यक्षता थी 1917। कब थी? 1917 के अधिवेशन की अध्यक्ष थी ये। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना। 28 और 29 दिसंबर को 1917 को कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता इन्होंने बेसेंट जी ने की थी। इन्होंने 2 पत्र निकाले थे, कॉमनवेल्थ और तो न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया था। और इन्होंने, जानते होंगे आप लोग कि 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव भी रखी थी, जिसको बाद में चलकर मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में जाकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यानी गदर आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था इसलिए, करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई इसलिए,
या कामागाटो मारो घटना घटित की थी, या इसलिए या लाला लाजपत को की गिरफ्तारी हुई थी इसलिए। तो शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रश्न नंबर इसका 32 का 32 नहीं 34 का इसका प्रश्न का उत्तर जो ए नंबर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना गदर आंदोलन शुरू होने का एक मुख्य कारण था। वस्तुतः गदर आंदोलनकारी प्रथम विश्व युद्ध को भारत की आज़ादी के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखते थे, इस वजह से इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब कहा गया था? स्वराज जो था भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये कब कहा गया था? तो 88 में कलकत्ता अधिवेशन 88, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कल लाहौर अधिवेशन 1885 या बॉम्बे 1889। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लोगों को लगा लिए होंगे संभवतः उत्तर। जो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बी होगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 है। इसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया था। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े प्रस्ताव पारित हुए थे। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बाद में फिर देखे होंगे कि हमने नेक्स्ट पिछले क्लास में बताया था कि ये 4 स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से संबंधित प्रश्न गरम दल वालों ने पास करवा लिया था, लेकिन बाद में लागू करवाने के चक्कर में और फिर अध्यक्ष पद को लेकर के 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि वीडी सावरकर को 1911 में सेलुलर जेल भेजा क्यों गया, क्या कारण था, है ना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा अलीपुर बम केस है, नासिक षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस है या लाहौर षड्यंत्र। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो नासिक षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ इसका उत्तर होगा, है ना? महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान पर वीडी सावरकर साहब भी आते हैं, है ना? ये महाराष्ट्र के होते हैं। 1899 में स्थापित इन्होंने मित्र मेला को 1904 में किस में बदल दिया था? अभिनव भारत में बदल दिया था, है ना? नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को 1911 में ये सेलुलर जेल में क्या किया गया? दंड दिया गया, सेलुलर जेल की सजा दी गई थी। ये अंडमान निकोबार समूह में जो एक तरह से कहें कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, अब वहाँ आने जाने को कोई साधन नहीं कि आप बच कर निकल आए, इसलिए इस काला पानी की सजा कहा जाता है। और ये जो जेल थी यहाँ की ये छोटे छोटे टुकड़े में बटी हुई थी। एक कैदी के लिए एक छोटा सा कमरा था, एक 4x3 4x6 का, इस तरह से ना हवा की व्यवस्था थी ना वहाँ लाइट की व्यवस्था थी। इस वजह से जो था इस जेल को बहुत कुख्यात कहा जाता था, कुविख्यात कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने डैश डैश द्वारा के लिए कार्य किया था ना। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी जो दल था वो डैश डैश के लिए कार्य कर रहा था। बताइए किसके लिए? क्या ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना चाहता था, ये उत्तर होगा। या असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना चाहता था। या C नंबर है गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में। या D नंबर है कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना चाहता था। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा प्रश्न नंबर 1 होगा। ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना चाहता था। कौन? प्रतिक्रियावादी दल, या जिसे कह सकते हैं कि हम क्या अपरिवर्तनवादी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, राजगोपालाचारी थे। ये अपरिवर्तनवादी नेता थे। और परिवर्तनवादी नेता मोतीलाल नेहरू, CR दास जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, उनको क्रियावादी कहा गया था और इन लोगों को प्रतिक्रियावादी कहा गया। तो इस वजह से जो प्रतिक्रियावादी नेता थे वो चाहते थे
ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हम हिंदू हितों की रक्षा करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था, नेता था या क्रांतिकारी था हमारा, जो 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली पर आक्रमण किया था या उसको मारा था? तो 1909 की बात है, ये मदन लाल देख रहे हैं, इसका उत्तर सही है, आसान प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर जो होगा हमारा 9 में होगा। और ये जो सदस्य थे, ये मदन लाल धिंगरा जी, ये इंडिया हाउस के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य थे। इसी में से और संबंधित नेता थे जो वी डी सावरकर भी थे, हरदयाल साहब थे, मदन लाल धिंगरा, ये सब लोग के उसके नेता, संगठन के, ये इंडिया हाउस संगठन के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? यानी किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? कलकत्ता अधिवेशन था, लखनऊ, इलाहाबाद या लाहौर? इसमें से बताना है कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये लखनऊ होगा। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर लखनऊ होगा। ये 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में ही तो हुआ था, एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य ना। तो इस प्रकार से उत्तर ये हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, सही क्रम व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले घटित हुई थी? रॉल एक्ट 1919, गांधी 1931, मार्ले मिंटो एक्ट 1909, इल्बर्ट बिल 1982-83, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लोग लगा लेंगे 1919, ये 1919, ये 1909 ना, 31 और ये 82-83, ये 82-83 में होता है, विशेषकर 83 समझिए इसको। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? ये ए नंबर सही होगा, इसके क्रम में ये ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जुकाम हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, दोनों के प्रतिनिधि थे, वो कौन सा उर्दू कवि था जो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और तृतीय में शामिल हुए थे प्रतिनिधि रूप? किसके प्रतिनिधि के रूप में? कांग्रेस के। हालांकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो गांधी जी स्वयं गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर, है ना। लेकिन यहाँ उर्दू कवि की बात है तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। अरुणा पासफ अली, मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार साहब और फैज़ अहमद फैज़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? मोहम्मद इकबाल होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इन दोनों सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था, जबकि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मेलन में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था मूलतः अनुयायी थे। क्या थे अनुयायी? किसके अनुयायी थे? गांधी के, मदन मोहन मालवीय जी के थे, है ना, या सहजानंद सरस्वती के, या आचार्य नारायण देव के थे। तो ये नेता जो थे इस किसके समर्थक थे? ये अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय जी के समर्थक थे। ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला कौन थी? कौन सी ऐसी महिला सेनानी थी जिसने किसानों की रक्षा के लिए निर्भीकता से काम किया था? इस प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प हैं। अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, या वीरा गुनम्मा, या प्रीति लता वाडेकर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो उत्तर कौन सा होगा? सी हो जाएगा।
ये वीरा गुनम्मा कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की मंदसा जिले की रहने वाली राजापुरम गांव में एक गरीब परिवार में जन्मी थी, जिन्होंने 1940 के दशक में किसानों के पक्ष में जमींदार वर्ग के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ मुख्यतः जिसके नेतृत्व में हुआ वो कौन थे? भारत में महिला आंदोलन का शुभारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना है प्रश्न का उत्तर ना। ये 44-45वां जो प्रश्न है, कौन सा है प्रश्न? ये नेतृत्व किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरोजिनी नायडू या बेसंट जी के, या रमाबाई रानाडे या हीराबाई टाटा थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा रमाबाई रानाडे थी। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर। अब रमाबाई रानाडे जो तो महिला आंदोलन का शुभारंभ किया था, इन्होंने बाल विवाह के विरोध में भी और विधवाओं के हालातों को सुधारने के पक्ष में भी क्या किया था? दलीलें अर्पित की थी। महिला सुरक्षा के लिए पुणे में आर्य समाज महिला की शाखा स्थापित की थी। किसने? रमाबाई रानाडे ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नेता नहीं हसरत इसको कहा जाता है? तो ये जानते हैं कि आप लोग फिरोज शाह कोटला मैदान में दिल्ली के चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था? स्थापित किया था। तो भगत सिंह चूंकि पहले ही फांसी दे जा चुकी थी, तो संबंधित अब प्रश्न हमारा उत्तर ढूंढने में आसान हो जाएगा ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लाला हरदयाल, चूंकि ये नहीं संबंधित थे इससे। ठीक है, ये भारत से तो पहले संबंधित भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, थापर सभी, लेकिन लाला हरदयाल सभी इससे संबंधित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर 4 दिए गए हैं, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, एम.एन. राय या अच्युत पटवर्धन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? मानवेंद्रनाथ राय ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी ना। ये सदस्य लोग थे, लेकिन उनमें से ये मानवेंद्र नाथ एम.एन. राय जो थे नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? 1927 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने, मार्गरेट कजिन्स ने, कमला नेहरू ने, कैथरीन कजिन्स ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा बी नंबर होगा। कौन सा? बी नंबर, मार्गरेट कजिन्स। ये मार्गरेट कजिन्स जो थी एक थियोफिस्ट और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थी। वे भारत में पहली महिला मजिस्ट्रेट बनी थी। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर, मार्गरेट कजिन्स जो थी भारत में पहली महिला मजिस्ट्रेट थी। पूना में 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की पहली गैर भारतीय सदस्य चुनी गई थी। अखिल भारतीय अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वो कौन थे? तो स्वामी अब क्या स्वामी, इसके एक ही तो स्वामी से क्लियर हो गया ऑप्शन, यही स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था या प्रस्ताव दिया था? पाकिस्तान प्रस्ताव 1933 का किसने प्रस्ताव पारित किया था ना? ये तो रहमत अली चौधरी थे, बताए थे कि हम ये लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक स्नातक छात्र थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था?
निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? तो इसको आप लोग जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर सरदार भगत सिंह, हरदयाल और सावरकर साहब या तिलक साहब। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो प्रश्न नंबर, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर हो जाएगा, है ना। कौन था? लाला हरदयाल। ये जो 50वां प्रश्न है अपना, इस प्रश्न का उत्तर लाला हरदयाल। गणराज्य 1 नवंबर 1913 को स्थापित किया गया। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का नगर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से किसे इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो पंडित काशीराम को, सोहन सिंह भाकना को, हरदयाल साहब को या हरनाम सिंह को? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा सही होगा? बाबा सोहन सिंह भाकना को हिंदुस्तान गदर पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है अपना, धरसाना नामक धरने का निम्नलिखित में किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता के बृहत विवरण प्रदान किया है? कहने का मतलब धरसाना विद्रोह नामक धरने का एक वहाँ आंदोलन हुआ था धरसाना का, तो उसको किसने पत्रकार के रूप में मेंशन किया है, उल्लेख किया? तो ये आसान सा प्रश्न है। वेब मिलर, ये अमेरिकी पत्रकार थे, है ना, ये अमेरिकी पत्रकार थे। और जो हम जानते हैं कि 5 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो संबंधित था, तो यहाँ पर भयानक में धरसाना एक स्थान है जहाँ पर भयानक ये सबसे ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया था। वहीं पर ये मणिकलाल के नेतृत्व में 25,000 स्वयंसेवकों की धरसाना कारखाने में धावा बोलने से पूरी लोहे की लाठी, जो मूठ मतलब लाठी जो थी लोहे की मूठों से वो बंधी थी, उन्हीं से पीटा गया था। तो इस बात का वर्णन अमेरिका के पत्रकार एक थे, कौन? यही वेब मिलर, इन्होंने मेंशन किया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा जयपी नारायण होगा। कौन सा होगा? जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने रुखमाबाई को उसके इच्छा विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? रुखमाबाई को उसको इच्छा विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया गया था। तो ये प्रश्न तो थोड़ा से हिचकिचाहट का है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही है ना। बहराम जी मालाबारी थे। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ये होगा। नेक्स्ट नंबर है 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा अपनी प्रसिद्ध घोषणा में कौन सा कारक शामिल नहीं किया गया था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसमें कौन सा कारण शामिल नहीं था, है ना। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो मेसोपोटामिया इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना, ये शामिल नहीं था, यानी कि ये डी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये मार्च 1930। ये सरल सा प्रश्न है, इसको तो आप लोग लगा लिए होंगे ना। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य अनुयायियों ने दांडी की ओर पैदल यात्रा शुरू की थी और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल को फिर जाकर के उन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था, हाथी में गांधी जी ने लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी नोआखाली कब गए थे? गांधी जी नोआखाली कब गए थे, ये प्रश्न है।
तो इस प्रश्न का उत्तर अक्टूबर नवंबर 1946। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये बम्बई अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? यानी इसमें से कौन सा ऐसा जो नेता था वो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था? बताइए। सरोजिनी नायडू जी, जवाहरलाल नेहरू, ए.के. आज़ाद या जिन्ना साहब? तो इसमें जो थे जिन्ना साहब जो थे क्या थे? भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। हालांकि जिन्ना अकेले नहीं थे, जिन्ना के साथ साथ और कौन थे? बी.डी. सावरकर भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे और भारतीय या देशी रजवाड़ों ने भी इसका विरोध किया था। कौन कौन से लोग? अंबेडकर भी थे, देशी रजवाड़े थी, बी.डी. सावरकर थे और जिन्ना थे। ये 4-5 लोग जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। अंबेडकर साहब ने तो यहाँ तक कहते हैं कि बाद दुश्मन हमारी सीमा पर और नियम कानून तोड़ना मूर्खता का प्रतीक है। अंबेडकर साहब ने ये कहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डांडी किस जिले में स्थित है? बताइए डांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी में, बड़ोदरा में, अहमदाबाद या कच्छ में? तो डांडी जो हमारा है ये कहाँ से संबंधित है? ए, नवसारी जिले में है। ठीक है, गुजरात के नवसारी एक जिला है, वहीं डांडी स्थान पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया था? तो ये भी प्रश्न शायद दूसरी बार आया है। ये 5 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया था ना। गोरखपुर की चौरी चौरा नाम का स्थान पर किसानों ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की जलकर मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया था? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने, जमशेद जी टाटा ने, कोवास जी नाना भाई या मफतलाल ने? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। ये टाटा साहब ने 1907 में। कब? 1907 में बिहार के साकची, वर्तमान झारखंड नामक स्थान पर स्थापित किया था। इन्होंने देश में इस्पात संयंत्र सबसे पहले 1907 में बिहार के, उस समय बिहार में पड़ता था, साकची एक स्थान था, और वर्तमान अब झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित किससे संबंधित है? कार्लाइल सर्कुलर, ये आसान सा प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। यातायात से संबंधित है, उद्योग से या शिक्षा संस्थाओं से, या कुछ किसी में से नहीं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो सी हो जाएगा, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। बंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर जो चला था वो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। अब शिक्षण संस्था क्या मतलब था इसका? तो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो बहिष्कार आंदोलन हुआ उसमें स्वदेशी की धारणा भी शामिल थी। फलस्वरूप बंगाल के छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी संदर्भ में बंगाल के मुख्य सचिव थॉमस कार्लाइल ने अक्टूबर 1905 कब? अक्टूबर 1905 को संस्थानों को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि छात्र व कॉलेज यदि सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हैं तो सरकार द्वारा संस्थान को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो यही था सर्कुलर, कार्लाइल सर्कुलर। कहने का मतलब बंग आंदोलन जब हुआ था तो वहाँ पर बंगाल के डिग्री कॉलेज के यानी कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि ये बंगाल विभाजन जो है निरस्त किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सचिव थे वहाँ के थॉमस कार्लाइल, उन्होंने चाहा कि ये छात्र हिस्सा न ले, इसीलिए संस्थाओं को ये शिक्षण संस्थाओं को ये हिदायत दी गई थी कि उसमें हिस्सा न ले, नहीं तो सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? कौन सा ऐसा नेता जो था उत्तराखंड का रहने वाला था उस समय, लेकिन दांडी मार्च यात्रा में क्या भाग लिया था? तो बताना है आपको। तो हरगोविंद पंत, मुकुंदी लाल, केसर सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता। सी नंबर है गोविंद बल्लभ पंत, खुशीराम, या डी नंबर ज्योतिराम कांडपाल या खड़क बहादुर सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा डी नंबर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ये,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों का उद्गम एक प्रमुख विशेषता थी। अगस्त 1942 में बलिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की समानांतर सरकार का नेता कौन था? बलिया में बदासा कलम ने एक बताई थी, है ना। 3 सरकारें बनी थी जिसमें 17 सरकार 1943 से 46 तक चली थी, सर्वाधिक जीवित सरकार थी, है ना। तो बलिया में जो इस समय ये प्रश्न पूछ रहा है, बलिया में इस समय जो इस सरकार का नेता था कौन था? वो चित्तू पांडे था। ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो नाना पाटिल की बात है तो ये वायु 17 में थे। वायु चाहड़ नाना पाटिल ये 17 से संबंधित थे। सूर से संबंध नहीं था, बाबा रामचंद्र से संबंध नहीं था, ये 3 नेता थे ना। और तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था जेंटल एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकृष्ण जोशी, बी नंबर के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, सी नंबर के.एम. मुंशी और माणिक्यलाल वर्मा, डी नंबर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थानों के उस युग्म का चयन कीजिए करना है जहां दोनों स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार गठित हुई थी। तो 17 बलिया ये जानते हैं, मिदनापुर बंगाल ये तो मिला लेना है कि आसान सा प्रश्न है, कठिन नहीं बहुत। तो बलिया और मिदनापुर ये दोनों हैं, बाकी सब गलत हैं। अर्थात बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, बी। बलिया और मिदनापुर, एक और थी 17 बतासा, जैसे तामलुक, मिदनापुर को तामलुक भी कहा जाता है, कभी कभी तामलुक भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जो बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम छोड़ा और स्वराज प्राप्त के बाद लौटने का व्रत लिया था? यानी किस वर्ष गांधी जी ने कहा कि मैं स्वराज मिलेगा तभी आश्रम लौट कर नहीं आऊँगा, अर्थात प्रयास स्वराज प्राप्ति के प्रयास में ही अपने प्राण त्याग दूंगा? ये प्रश्न है, चलिए बताना है, बताइए ना। 1933, 32, 1933 या 1922 या 1930 या 1929? तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, 1930 में। 1930 में गांधी जी ने आश्रम छोड़ते हुए कहा था कि मैं यदि स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, स्वराज प्राप्त कर लिया तो वापस अहमदाबाद ऐसे आश्रम आऊँगा, अन्यथा स्वराज प्राप्ति के प्रयास में ही अपने प्राण अन्यत्र त्याग दूंगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग किया गया था? बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान, चंपारण के दौरान, खेड़ा या खिलाफत के दौरान? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा पहला होगा, ये बंग विरोधी। अंग्रेजों ने भारतीयों के मध्य फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। हर्बर्ट रिजली ने देखिए इसको कहा भी था इस समय का कि बंगाल विभाजन हमारे क्या है, विजय होगी और जो है एकीकृत बंगाल हमारे लिए समस्या का काम करेगा, है। तो फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की तिथि घोषित की जाती है, या कहें कि प्रभावित हो जाता है। और भारतीयों ने इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया और इसी दौरान लोगों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों को जलाया भी और शोक पर्व भी मनाया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक रक्षाबंधन का पर्व इसी के उपलक्ष्य में मना लिया था। लोगों ने विरोध जो किया था वो गंगा में डुबकी लगा करके किया था इस आंदोलन, बंग आंदोलन का ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी यूनियन समझौते का विरोध नहीं किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि ने डेलीगेसी ने
गांधी और इन समझौतों का विरोध नहीं किया था? जमनालाल मेहता, स्वामी गोविंदानंद या यूसुफ मेहर अली या पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा डी होगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जो थे, इन्होंने प्रतिनिधिमंडल या डेलीगेसी गांधी समझौते का विरोध नहीं किया था। बाकी जमनादास मेहता, स्वामी गोविंदानंद और यूसुफ मेहर अली ने किया था। देखिए यूसुफ मेहर अली, ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी इनका संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन जो कहा जाता है कि गांधी जी ने नारा दिया था, तो मूल नारा इनका हुआ, यूसुफ मेहर अली साहब का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? कौन ऐसा नेता जो काकोरी से उसका संबंध नहीं था? तो ये उत्तर है हमारा शौकत उस्मानी। ठीक है, ये नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी? नागालैंड की रानी एक थी रानी गैदिनाल्यू ना। तो ये 13 वर्षीय नागा महिला थी, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में नागा संतों के साथ करके ऋषि का रूप धारण कर लिया था और गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में हिस्सा लिया। इन्हें नागालैंड की रानी और लक्ष्मीबाई, यानी नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की निम्नलिखित किसने अनुशंसा की थी, है ना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो नेहरू साहब हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइराला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो देखिए यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है। ये यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा होगा? अनुशीलन समिति का, कि विद्युत वाहिनी, कि हिंदुस्तान रिपब्लिक या गदर? ये डी नंबर इसका उत्तर होगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइराला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई। सरकार ने विद्युत वाहिनी का गठन किया था। सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जातीय सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो ये 8 अगस्त पारित हुआ था, 9 अगस्त को लागू होना था, है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर 8 अगस्त हो जाएगा, ये बी नंबर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये बताना बहुत आसान सा प्रश्न है। ये 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, है ना, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को अर्ध तिरंगा झंडा फहराया था और इसी दिन यह निर्णय पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान या नाइटहुड को जो उपाधि थी वो त्याग दिया था, है ना? तो नेहरू साहब थे, अरविंद घोष, टैगोर साहब या बिपिन पाल जी? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। ये कौन सा हो जाएगा? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। ठीक है, ये टैगोर साहब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली सरकार वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? यानी कौन सा अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय थे संभवतः। सही है आपका उत्तर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था?
तो चेम्सफोर्ड थे, ये भी आसान सा प्रश्न है। हाँ, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड से 13 अप्रैल 1900 जो घटना हुई थी उसी में हुई थी, और इसमें 1000 लोग मारे गए थे, 379 व्यक्ति क्या हुए थे, घायल हुए थे। इसी के संबंध भी तहकीकात कमेटी एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीयों द्वारा गठित की गई थी, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लेमेंसी विशेषण से संबंधित किया जाता था। यह प्रश्न भी आसान था। क्लेमेंसी कहा जाता है, दयालु की संज्ञा दी गई, किसको कहा गया, तो ये लॉर्ड कैनिंग को कहा गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल जो 1856 से 62 तक था, है ना। उनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई, जिसमें लाखों क्रांतिकारी सहित महिला एवं बच्चे मारे गए थे। उन्होंने इस क्रांति का दमन किया तथा उन्होंने इन क्रांतिकारियों के ऊपर कोई क्रूर कार्यवाही नहीं करने के कारण दयालु कैनिंग की पहचान मिल गई थी या उन्हें उपाधि दी गई थी। किस कारण, जो क्रांतिकार 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी शामिल थे, उनके संबंध में कहा कि इन्हें किसी प्रकार का कोई भी दंड ना दिया जाए, इस वजह से इनको कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा होगा, है ना। रानाडे नंबर ए, नंबर बी जीवी जोशी, नंबर सी CR दास, आरसी दत्त, और नंबर डी लाला लाजपत राय। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा सी होगा, आरसी दत्त जी थे। ठीक है, आरसी दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ राजनीतिक लेखक और आर्थिक विचारक भी थे, हैं। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, क्या, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। कौन सी पुस्तक, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त की ही प्रसिद्ध एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक रूप में आया था। फिर से ध्यान दीजिए, राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा होगा, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या नंदलाल बोस जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा बी नंबर सही होगा। देखिए, अवनींद्र नाथ टैगोर प्रमुख कलाकार तथा क्या थे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता भी थे। अवनींद्र नाथ टैगोर प्रमुख कलाकार भी थे और इन्होंने क्या किया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना भी की थी। वो भारत में इस संस्थान के पहले प्रवर्तक थे और अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रवादी चेतना में भारत माता अथवा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया था। अगला प्रश्न है, ये है अगला प्रश्न हमारा, ये है तो और छोटा करना पड़ेगा। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सरोजिनी नायडू किससे संबंधित थी, उषा मोहसा किससे संबंधित थी, अरुणा आसफ अली किससे संबंधित थी और लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो सरोजिनी नायडू के जो संबंध है वो किससे है बताइए। आज़ाद भूमिगत आंदोलन की एक नेता से है, आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई, दरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, या भारत छोड़ो आंदोलन गुप्त रेडियो से संबंधित थे। तो जो सरोजिनी नायडू थे उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था। किसमें, दरसाना नमक सत्याग्रह, नहीं 1 का 3 हो जाएगी। तो अब 1 का 3 देखिए किसमें है, तो बी में है, बी है ना। अब और मिलाइए। और उषा मेहता का संबंध किससे है, उषा मेहता जो थी वो क्या थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया था। तो इस प्रश्न का बी नंबर का उत्तर हमारा किसमें मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। तो नहीं A3 B4, ये बी नंबर सही हो जाएगा इसका। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा,
बी नंबर सही होगा, ये नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न ये, मार्च 1914 में कामागाटो मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों को उतारने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे? देखिए, कामागाटो मारू एक जहाज़ था जिन्हें बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर ख़रीदा था, और जिसमें 376 लोगों को बैठा करके बाबा गुरुदत्त या गुरदीप सिंह ने 4 मार्च 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए। और जब ये जहाज़ कनाडा की सीमा पर पहुंचा तो वहाँ पर जो प्रशासन था, पुलिस थी, वहाँ इन यात्रियों को उतरने नहीं दिया, जहाँ जिसमें कई झड़पें हुई, मतलब झड़पें हुई लोगों के मध्य, लोगों और पुलिस के मध्य, जिसमें कई क्रांतिकारी मारे गए थे। ठीक है, तो ये कनाडा की सीमा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खां ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। मोतीलाल नेहरू, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अजमल हकीम ने संयुक्त दोनों मिला जुला रूप से अध्यक्षता की थी, बताइए। तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और फिर आपने उत्तर देना है। तो द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत लीग, कब यानी क्रम में लगाना है इनको, कौन से पहले स्थापित हुई थी? तो देखिए, दक्कन एजुकेशन इंडिया सोसाइटी जो थी, एसोसिएशन था, 1884 में पुणे में रानाडे ने स्थापित किया था ना। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने, और राष्ट्रीय कांग्रेस को जानते हैं 1885 होम साहब ने किया था। और भारत लीग की स्थापना 20 सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये करजन के समय में हुआ था, है ना। सबसे ज़्यादा आयोग इसी के काल में बने थे। इसके समय को आयोगों का काल कहा जाता है ना। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, अकाल आयोग, तमाम तरह के आयोग इसके काल में ही बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? यानी कौन कौन से उद्योगपति जिन्होंने बॉम्बे घोषणा में हस्ताक्षर किए थे? तो ये पुरुषोत्तम लाल ठाकुर और रेड्डी सराफ या अम्बालाल साराभाई या बालचंद हीरन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा, वो प्रश्न नंबर ये सी नंबर होगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर चेंचू आंदोलन है, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? क्या है? अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? ये कठिन प्रश्न है जरा। तो राम कुमार विद्यारत्न है, द्वारकानाथ गांगुली है, शिवनाथ शास्त्री है, बाबू केदारनाथ घोष है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है, इसको भी कोर्ट द्वारा मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन, अभी बताया गया था इंडियन एसोसिएशन कब गठित हुई थी? 1876 में, महाजन सभा 1884 में, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर
बी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा, 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था? 1880 में एक आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या नहीं सही था? बताइए क्या नहीं सही था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो ये डी नंबर होगा। ठीक है, डी नंबर। ये क्या लिखा है इसमें, यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारत के उच्च पदों पर नियोजन के दावों के साथ न्याय करती थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रियासती शासकों में से एने महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की थी कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें? ये किसने कहा था? तो ये जो उत्तर होगा हमारा किसके लिए, जानते हैं, ग्वालियर जो कि सिंधिया जो थे अभी तक क्या कर रहे हैं, दगाबाजी कर रहे हैं, तो ये सिंधिया ही थे जिन्होंने ये अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखे यह वाक्य कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडेनहम ने लिखा डैश डैश वे लूट मार के लिए आते हैं और लड़ने के लिए नहीं? किसने कहा कि कैप्टन सिंडेनहम ने लिखा कि वे लूट मार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं आते हैं? ये वाक्य किसका है ना? तो ये वाक्य जो है हमारा पिंडारियों के संबंध में कहा जाता है। ठीक है, पिंडारी मराठी भाषा का जो शब्द है, ये लुटेरों का एक क्या था, दल था, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान दोनों सम्मिलित होते थे। इन्हें मराठों का समर्थन भी प्राप्त होता था और मराठा सरदार जो मल्हार राव होलकर थे, इनको सुनहला झंडा भी प्रदान किया था। मैलकम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी थी। किनको? पिंडारियों को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कब कौन पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बताइए फिर इसमें। महात्मा गांधी की पुस्तक क्या है, माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है। जवाहरलाल नेहरू की है पुस्तक, आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, आर.पी. दत्त की पाम दत्त की है इंडिया टुडे है, जवाहरलाल की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इस पर जो उत्तर होगा हमारा ए नंबर सही होगा। क्या है? ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, जी, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चटगांव शस्त्रागार हमले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी, है ना? ये प्रश्न है अपना। तो ये थी कल्पना दत्त थी। कौन सी थी? कल्पना दत्त थी। महान क्रांतिकारी सूरसेन की इंडियन रिपब्लिक आर्मी के साथ कल्पना दत्त जुड़ी हुई थी। उन्होंने 1930 में चिटगांव शस्त्रागार को लूटने का साहसिक कार्य किया था और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन अपने संस्थापक के नाम के साथ सुमेलित नहीं है? तो बताना है, बंगाल वॉलंटियर्स हेमचंद घोष, आनंद मठ सत्येंद्र घोष, श्री संघ रोशनलाल और सत्येंद्र सन्याल हसरा। बताइए इसका उत्तर कौन सा सही होगा, कौन सा सही मिलान नहीं है, ये बताना है केवल, है ना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा कौन सा होगा? बी सी दोनों होंगे इसके, बी और सी दोनों होंगे, यानी ये दोनों नहीं मिले हुए हैं। तो रोशनलाल श्री संघ के संस्थापक थे, नहीं थे, ये इसके संस्थापक नहीं थे। ठीक है, इनके संस्थापक अनिल राय थे। इनके संस्थापक कौन थे? अनिल राय। ठीक है, इनके संस्थापक अनिल राय थे। और आनंद मंच के संस्थापक कौन थे? महात्मा सत्य थे। ये सत्यानंद बोस नहीं, महात्मा सत्य, ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों होंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में फ़क्र अफ़गान की उपाधि किसे दी गई थी? निम्नलिखित में फ़क्र अफ़गान की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये प्रश्न आसान है, ये खान अब्दुल गफ्फार साहब को दी गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा किसने की थी? किस समाचार पत्र ने की थी? नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन किया और नील खेत मालिकों को कड़ी निंदा की थी। तो ये हिंदू पैट्रियट एक समाचार पत्र था, उसने इसके क्या किया था? निंदा की थी। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन जो बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। यह आंदोलन पूरी तरह से हिंसक था तथा इसमें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया था। 1860 तक बंगाल में नील की खेती ठप हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम है इस प्रैक्टिस सेट का ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन से, काकोरी षड्यंत्र केस अफखरुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास या मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास। तो ये डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। इसमें डी नंबर दिख नहीं रहा है स्पष्ट, तो चलिए लिख देते हैं मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, ये ठीक है। और इसको मिला लेना मिर्जा अब्बास, ये सही नहीं है, इसका मिलान जो है सही नहीं है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का यहीं समापन करते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों।